राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आपका क्लास 12 हिंदी का 100 नंबर में बिल्कुल पक्का करने वाला हूं। ध्यान दीजिए, आज की वीडियो में आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको गद्यांश भी मिलेगा आज की वीडियो में, पद्यांश भी मिलेगा, और वहां तक कि आपको मैं आज की इस वीडियो में बहुविकल्पीय प्रश्न भी बताने वाला हूं। प्लस में लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय भी बताने वाला हूं, और भैया कथा वस्तु खंड काव्य भी बताने वाला हूं। मतलब टोटल मिला के यही बात करें तो बस आप आज के वीडियो देख लेते हो ना, तो आपको हिंदी की और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भैया आज की वीडियो अपने आप में एक अलग और महामैराथन वीडियो होने वाली है। याद रखिएगा, जिस गद्यांश में, पद्यांश में, एमसीक्यू में या जिस क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होगा उसे नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मैं पहले आपको समझा दूं कि आपके पेपर में कितने कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि गद्यांश आपको 2 दिया जाता है। कितने गद्यांश भैया? 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा, उसमें से किसी एक गद्यांश को हल करना होगा। अब एक गद्यांश कैसे आता है वो समझ लीजिए। आपके बुक में, आपका जो हिंदी का बुक है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक गद में और एक पद में। तो भैया गद से गद्यांश आता है, पद से पद्यांश आता है। अब गद में जितने भी चैप्टर हैं उस किसी भी चैप्टर में से एक पैराग्राफ दे देगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चन दे देगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। टोटल गद्यांश आपके पेपर में 10 नंबर का पूछा जाएगा, याद रखिएगा। 2 देगा, 1 बनाना रहेगा। उसी प्रकार जो आपका पद्यांश है ये भी 2 दिया जाता है, 2 में से 1 आपको बनाना होता है। एक के नीचे जैसे 5 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल 10 नंबर का पद्यांश भी आपके पेपर में पूछा जाता है। बहुकल्पीय प्रश्न भी आपके पेपर में 10 आते हैं। एक नंबर का होता है, 5 गद से आते हैं और 5 पद से आते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। लेखक का साहित्यिक परिचय की बात करें मेरे भाई, तो ध्यान दीजिए, लेखक का साहित्यिक परिचय आपके पेपर में 5 अंक का और कवि का साहित्यिक परिचय आपका 5 अंक का। 3 नंबर दिया जाता है साहित्यिक परिचय पर और प्लस में 2 नंबर दिया जाता है इनकी रचनाओं पर। बोला जाता है कि इनकी साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी कुछ रचनाओं का उल्लेख कीजिए, तो रचनाओं पर भी 2 नंबर मिलता है मेरे भाई, याद रखा कीजिएगा। अब आपके पेपर में जो कथा वस्तु है, जो क्या है कथा वस्तु, ये आपके 6 अंक में आता है। पंचलाइट हुआ, ध्रुव यात्रा हुआ, बहादुर हुआ, तो ये सब आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, जो कि आज की वीडियो में कराऊंगा भी। खंड काव्य आपके जिले के अनुसार आता है और ये आपके पेपर में 5 नंबर का क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो जो आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं उसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से डिटेल दे दिया है। अब चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले हम किस क्वेश्चन को देखेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। उसके बाद जाके हम लेखक का नहीं, उसके बाद हम गद्यांश देखेंगे, फिर पद्यांश देखेंगे, फिर लेखक का साहित्यिक परिचय, कवि का साहित्यिक परिचय, कथा वस्तु, और उसके बाद खंड काव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। ऑप्शन है कवि वचन सुधा, गोरा बादल की कथा, कमायनी या चिदम्बरा। तो देखिए, खड़ी बोली गद्य की प्रथम जो रचना माना जाता है वो गोरा बादल की कथा माना जाता है। ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी है, लल्लू लाल है, सदल मिश्र हैं या ईसा अल्लाह खां है। तो रानी केतकी की कहानी के जो लेखक हैं वो इंसा अल्लाह खां को माना जाता है, ठीक। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली की गद्य की जो प्रथम रचना जो माना जाता है वो चंद छन बनन की महिमा को माना जाता है। कौन नंबर यहां पर आपका बिल्कुल ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसको ध्यान दीजिएगा। भाषा युगविष्ट के लेखक हैं सदा सुखलाल, लल्लू लाल, राम प्रसाद निरंजनी, दयानंद सरस्वती। तो भाषा युगिष्ट के जो लेखक हैं वो राम प्रसाद निरंजनी है। आपका ग नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो भी मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पेपर में 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। देखिए, यदि आप घर बैठे आसानी पूर्वक मोबाइल पर ही तैयारी करके कम से कम समय में 90+ लाना चाहते हैं ना मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि भैया इस चैनल पर सभी विषय की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जा रही है, ठीक है ना। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सदल मिश्र की रचना है, तो नचिकेतोपाख्यान जो रचना है ये सदल मिश्र जी की रचना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदंत मार्कंडेय के संपादक थे, कौन थे भैया?
बाल कृष्ण भट्ट थे, किशोरीलाल गोस्वामी थे, प्रताप नारायण मिश्र थे या युगल किशोर शुक्ल थे? तो उद्दंड मार्दंड के संपादक जो थे युगल किशोर शुक्ल थे। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की जो रचना है वो सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है, याद रखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आनंद कंदामनी पत्रिका के संपादक करते हैं, कौन करते हैं भैया? आनंद कंदामनी के बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज जी करते हैं। ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट थे, याद रखिएगा। घ नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो ब्राह्मण पत्रिका के संपादक आपके यहां पर प्रताप नारायण मिश्र को माना जाता है। ख नंबर ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए तो आज मैंने आपको 10 सबसे मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन बताए जो कि आपके पेपर में गारंटी के साथ पूछा ही जाएगा, इसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम गद्यांश पर। अब आपके पेपर में गद्यांश 10 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है मेरे भाई? 10 नंबर का आता है। 10 में से आपको अगर 10 पाना है तो भैया आपको बढ़िया से तैयारी करना पड़ेगा। ठीक है ना। आपके पेपर में 2 गद्यांश दिया जाता है, उसमें से कोई एक गद्यांश को आपको हल करना होता है। अब ध्यान से देख लीजिए इस गद्यांश को जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट माना जाता है। गद्यांश है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, उसके भौतिक रूप सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के प्रति स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवित हो जाए सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। ठीक है ना। अभी आपका रहा गद्यांश। अब इस गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम राष्ट्र के स्वरूप हो जाएगा, लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कहने का मतलब है कि गद्यांश में जहां से लेकर जहां तक अंडरलाइन किया जाता है वहां पर आपको सबसे पहले पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद आपके अंदर जो भी भावना उत्पन्न हो रही है उसको लिखना होता है। ठीक है ना। बहुत आसान होता है। जैसे इस गद्यांश में यदि आप देख सकते हैं भूमि से लेकर सकेगी तक अंडरलाइन किया गया है, मतलब हमें टोटल मिला के यहां से यहां तक पढ़ना है और अंदर में जो भी इस गद्यांश के प्रति भावना उत्पन्न होगी वो लिखना है। हमने जब पढ़ा तो मेरे भाई मेरे मन में ये उत्पन्न हुआ और मैंने लिखा है कि लेखक कहता है कि हम अपने भूमि के महत्व को जानकर जितने भूमि के प्रति जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बढ़ती जाएगी। इस भूमि के प्रति जागरूक होना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा मेरा भाई, ये नहीं किया जाता है कि पेपर में लंबा चौड़ा आंसर बना के कॉपी को भरने की कोशिश नहीं। यदि आप कॉपी भरने की कोशिश करेंगे, कॉपी भर के आना है। खासकर कोशिश करना है कि 20 सी कॉपी लेकर आए हम, क्योंकि मेरे भाई हमने ये खुद से अंदाजा लगाया है और अंदाजा क्या मैंने खुद पर ट्राई भी किया है कि जिस पेपर में हमने ए कॉपी तक किया उसमें बहुत कम नंबर आए और जिस कॉपी मैंने बी लिया सी लिया भैया उसमें ताबड़तोड़ नंबर आए। तो आपको भी यही काम करना है, भरने की कोशिश करना है, लेकिन इतना भी नहीं कि आंसर लंबा चौड़ा क्वेश्चन के पार चला जाए, ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है ना। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? तो राष्ट्रीय भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य सचेत तथा जागरूक होना है। ठीक है ना। ध्यान दीजिए 5 क्वेश्चन आता है मेरे भाई। अब 5 में एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको ट्रिक से मिल जाएगा। किस ट्रिक से? गद्यांश को पहचानना और उसके लेखक का नाम याद करना। ये मैंने ट्रिक बता दिया है कि गद्यांश को कैसे पहचानेंगे और उसके लेखक का नाम याद कैसे करना है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए आती है। अब भैया अभी मैंने आपको बताया कि आप अंडरलाइन वाला पढ़िए और आपके अंदर जो भावना उत्पन्न हो रही है वो लिख डालो, नंबर बिल्कुल नहीं कटेगा मेरे भाई, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ठीक है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही ढूंढने पर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। तो आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से देखने की कोशिश करनी है। चलिए चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इस गद्यांश का चौथा क्वेश्चन है कि भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है और वह कब से? अनंत काल से मेरे भाई। कब से? अनंत काल से। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम है? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने जागरूक होंगे उतने ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी।
बस इतना आपको आंसर लिखने की कोशिश करना है, ठीक है ना। चलिए इस गद्यांश को नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और भैया गद्यांश याद नहीं किया जाता है, कुछ बच्चों को मैं देखता हूं कि क्वेश्चन आंसर तो याद करते ही हैं, गद्यांश में तो याद करने की जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, कुछ भी तैयार करने की जरूरत ना है। अच्छा मैं वीडियो बना दूंगा गद्यांश को हल करने का ट्रिक, बिना पढ़े बिना लिखे, यार कुछ नहीं पढ़े हो कोई बात नहीं, बस वो वीडियो देख लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप भले ना पढ़े हो, आप कोई भी गद्यांश आपको दे दिया जाए आप हल करके पक्का होगे, ये मेरी 100% की गारंटी है। तो भैया बस याद करना नहीं है, याद करोगे तो लटक जाओगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्टों को ध्यान देना है हमें, तो याद नहीं कीजिएगा, ठीक। हाँ आप कहोगे सर तैयार कैसे करेंगे, तैयार ऐसे करना है कि एक बार इसको पढ़ लीजिए और फिर इस गद्यांश को ले लीजिए और अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तैयार ऐसे किया जाता है मेरे भाई, रट के तैयार नहीं किया जाता है कभी भी, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम पद्यांश पर। एक हमने इंपोर्टेंट गद्यांश देख ही लिया, अब हम इंपोर्टेंट पद्यांश भी देख लेते हैं। पद्यांश है कि मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए ना मधुवन से औना भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बाबली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दो, जो ही मेरा भवन तज तू अलप आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। ये जो है भैया ये राधा रानी कह रही है स्वयं श्री कृष्ण के बारे में पवन से। आपने ये अगर कविता पढ़ा होगा पवन दूतिका तो बहुत प्यारा है, आपने इसमें सुना होगा कि जो राधा रानी है स्वयं कृष्ण जी से कह रही हैं कि हे कृष्ण जी से नहीं पवन से, वायु से, कि हे वायु तू जाके मेरा संदेशा कृष्ण को पहुंचा और उनसे बोल कि उनको मधुवन छोड़ के जाने पर और वहां से कोई संदेश भी नहीं भेजा कृष्ण ने, तो उसके बारे में सोच सोच के रो रो कर बावली हो रही हूं, ये जाकर तू सुना। किसको? श्यामा को, कृष्ण को, यही बात इसमें बताई गई है। चलिए ये तो हम जान गए कि किस चैप्टर से, इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन एक उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश का शीर्षक का नाम, जो पद्यांश का शीर्षक है यानी किस चैप्टर से लिया गया है, तो पवन दूतिका है। देखिए और पद्यांश के कवि का नाम, यहां पर गलती से लिख दिया, पद्यांश के कवि का नाम लिख दीजिएगा, जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है दूसरा क्वेश्चन इस पद्यांश का, रेखाकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखाकित अंश की व्याख्या यानी कि यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है और यहां से लेकर यहां तक पढ़ने के बाद इसके मन में जो भावना उत्पन्न हो रही है वो लिख डालो। मैंने पढ़ा लिखा कि राधिका पवन दूतिका से अपनी विरह का व्याथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों वाले, नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। बस इतना लिख दीजिएगा, 100% आपका काम बन जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन है कि पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेशा भेजा है। तो राधा पवन दूतिका के द्वारा राधा ने कृष्ण को संदेशा भेजा है, ठीक। चलिए राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। क्या हो रही हैं? पागल हो रही हैं। चलिए तो ये आपके रहे इस पद्यांश के टोटल क्वेश्चन आंसर। इस पद्यांश को नोटबुक में नोट करके अच्छे से तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि पेपर में कौन जाने कहां से टपक पड़े। और गारंटी है कि 7 सेट बनते हैं, एक नेक्स्ट सेट में जरूर देखने के लिए मिलेगा। और भैया कौन जाने आपके सेट में आ जाए। हाँ ये मैं गारंटी लेता हूं कि अभी से और आप अभी से एग्जाम तक मेरे साथ जुड़ के पढ़ाई करते हो, तैयारी करते हो ना, तो भैया 90+ तो लाने की मेरी 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100% गारंटी के साथ, ठीक है ना। चलिए अब हमने क्या क्या देख लिया, एक बार हम फ्लो चार्ट पे आते हैं। हमने गद्यांश देख लिया, पद्यांश देख लिया, बहुकल्पीय प्रश्न देख लिया। अब आते हैं लेखक के साहित्यिक परिचय पर। चलिए शुरू करते हैं। चलिए लेखक का जीवन परिचय ध्यान दीजिएगा। मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय कराने वाला हूं। अब कहोगे सर जीवन परिचय के साहित्यिक परिचय, मेरे भाई वही बात है, जीवन परिचय बोलो या साहित्यिक परिचय बोलो बात बराबर है। आपको पेपर में दोनों लिखना पड़ेगा, जीवन परिचय भी साहित्यिक परिचय भी, ठीक है ना। चलिए तो मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय यानी कि साहित्यिक परिचय आपको दिखाने वाला हूं और कराने वाला हूं। पेपर में कैसे कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। आपको ऐसे ही हेडिंग डाल देना है, वासुदेव शरण अग्रवाल का परिचय, ना जीवन परिचय ना साहित्यिक परिचय, केवल परिचय डालना है, ठीक। अब उसके बाद यहां पर रेड पेन का यूज नहीं करना मेरे भाई, सिर्फ ब्लैक और ब्लू, ये वाला ब्लैक से ही लिखिएगा, ठीक। अंडरलाइन भी ब्लैक से ही कीजिएगा। अब यहां पर ब्लैक से लिखिएगा जीवन परिचय, अंडरलाइन करने के बाद अब लिखिएगा इनका जीवन परिचय। देखिए कितना आसान मैंने लिखा है।
डॉक्टर अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था जन्म? 1904 ईस्वी में। कहां हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में। कहां हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। अंततः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ। जहां पर माता पिता वहां पर बचपन व्यतीत, और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय एमए किया। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान था। किस किस भाषा का? पाली, संस्कृत एवं अंग्रेजी भाषा का। इस महान विद्वान की मृत्यु 1967 ईस्वी में हो गया। कब हुआ इनका मृत्यु? 1967 में। ठीक, चलिए इतना आपको जीवन परिचय लिख देना है। अब आगे आपको हेडिंग डालना है साहित्यिक परिचय, क्योंकि भैया पेपर में साहित्यिक दोनों लिखना है, मैंने भी बोला। अब साहित्यिक परिचय में लिखिएगा कि डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रखंड पंडित थे। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन इतिहास और संस्कृति से संबंधित है। इन्होंने सांस्कृतिक और प्राचीन महापुरुषों का चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। बस इतना आपको लिख देना। इतना साहित्यिक परिचय लिख दोगे, गारंटी के साथ आपका काम क्या हो जाएगा? बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए अब इनकी प्रमुख रचना देख लीजिए। इनकी प्रमुख रचना है पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कल्पवृक्ष, भारत की एकता आदि। बस इतना लिख दीजिएगा। 5 के 5 नंबर आपको टीचर दे के जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मैंने बताया ना कि जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों मिला के 3 नंबर आपको दिए जाते हैं, और सिर्फ प्रमुख रचनाएं पर 2 नंबर। तो टोटल कितने नंबर? 5 नंबर। तो इन 5 नंबर को आपको बढ़िया से सजा के लिख कर आने हैं मेरे भाई, छोड़ना तो नहीं है। चलिए लेखक का देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं कवि का। किसका मेरे भाई? कवि का परिचय आप देख लीजिए। जयशंकर प्रसाद का परिचय हम ध्यान देंगे। यहां पर मैंने आपको बताया था कि लेखक में वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए, फिर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का तैयार कर लीजिए। इन 2 लोगों का लेखक में तैयार कर लीजिए। कवि में मैंने बताया था कि महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार कर लीजिए। तो मैं अभी जयशंकर प्रसाद का करा देता हूं, और ध्यान दीजिएगा मैंने कितने आसान तरीके से कराया है। जीवन परिचय मैंने लिखा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? काशी में हुआ था। और कब हुआ था? 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम क्या था? बाबू देवी प्रसाद था। इनके पिता भी एक साहित्यिक प्रेमी थे। क्या थे भैया? साहित्य प्रेमी थे। इनके पिताजी ने प्रसाद जी की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी की थी। भैया कोई भी बाप माँ अपने बच्चों के लिए व्यवस्था तो बढ़िया करेगा ही, उसी प्रकार यहां पर मैंने अपने से बना के लिखा है कि इनके पिताजी ने प्रसाद जी की शिक्षा की व्यवस्था क्या की थी? अच्छी की थी। इनके पिता के मृत्यु के बाद पूरा घर का खर्चा इन्हें ही उठाना पड़ा। इन्होंने घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली आदि जैसे भाषाओं का क्या किया? ज्ञान प्राप्त किया। ठीक, इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया? सन 1937 ईस्वी में हुआ था। अब जीवन परिचय होने के बाद अब आपको साहित्यिक परिचय इनका लिखना है। तो ध्यान दीजिए, मैंने साहित्यिक परिचय में बहुत आसान लिखा है कि श्री जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रवर्तक, उन्नयनकार तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। इनके काव्य हिंदी साहित्य के मूल योगदान है। ये साहित्य प्रेमी थे। इनके काव्य आकर्षण तथा चमत्कारी है। इतना आपको लिखने के बाद द एंड कर देना है, द इंड कर देना है, सॉरी द इंड कर देना है, द नहीं लगता है। ठीक, इतना नॉलेज है मुझे इंग्लिश का। चलिए, तो मैंने आपको जयशंकर प्रसाद की भाई यहां पर साहित्यिक परिचय करा दिया। अब अभी आपको बताया कि 3 नंबर तो इन दोनों के मिलते हैं मेरे भाई। अगर टोटल 5 नंबर पाना है तो रचनाएं भी लिखने पड़ेंगी, क्योंकि रचनाएं ही 2 नंबर की आती है ना। तो अपने रचनाएं में लिखा कि कमायनी, आंसू, लहर, झरना, कंकाल, तितली, आकाशदीप आदि। इतना काफी है। इतना क्या है? काफी है मेरे भाई आपके पेपर के लिए। तो इतना कर दोगे, लंका ढाई दोगे तुम। बस इतना काम कर देना, ठीक है ना। चलिए, अब हमने क्या क्या देख लिया भैया? तो लेखक का साहित्यिक परिचय देख लिया, कवि का देख लिया। अब चलिए हम कथा वस्तु देखते हैं, जो कि आपके पेपर में 6 अंक का आता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा भाई ध्यान दीजिएगा, आपके पेपर में बोलेगा कि पंचलाइट या बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। पंचलाइट या बहादुर कहानी का मतलब दोनों में से कोई एक लिखना होगा। तो मैं आज पंचलाइट कहानी का उद्देश्य करा रहा हूं। ध्यान दीजिए, बहुत आसान तरीका से लिखा है मैंने।
पंचलाइट कहानी का उद्देश्य। यह कहानी के रचयिता, किस कहानी के? इस कहानी के, पंचलाइट कहानी का रचयिता फणीश्वर नाथ रेणु है। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। इस कहानी में एक महतो नामक टोली है। कौन सा नामक टोली है भैया? महतो नामक टोली है, जहां अशिक्षित लोग रहते हैं, अनपढ़ लोग रहते हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, ललटेन जिसे बोलते हो, पेट्रोमैक्स ललटेन को बोला जाता है, खरीदा, जिसे वे लोग पंचलाइट कहते थे। इस पंचलाइट को देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। सरदार अपनी पत्नी से बोलता है कि शुभ कार्य करने से पहले पूजा पाठ कर लेना चाहिए। इनकी पत्नी पूजा पाठ करती है। यहां पर उपस्थित किसी को भी पंचलाइट जलाने ना आता था। अब भैया एक गांव है, महतो नाम की टोली है, वहां पर रामनवमी के दिन रामनवमी के मेला में एक पंचलाइट खरीदता है वहां का सरदार। अब भैया सरदार अपनी पत्नी से बोलता है कि भैया कोई भी शुभ काम करने से, मतलब पंचलाइट को जलाने से पहले पूजा पाठ कर लो। तो उन्होंने पूजा पाठ कर लिया। अब एक बहुत कारण यहाँ पर खड़ी हो जाती है समस्या कि यहाँ पर उपस्थित किसी को भी पंचलाइट जलाने नहीं आता था। इस टोला में गोधन नाम का एक युवक था जो मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता था। इसी टोला में एक गोधन नाम का लड़का था जो मुनरी नामक लड़की से क्या करता था? प्यार करता था। मुनरी की मां गोधन से नफरत करती थी। अब गोधन मुनरी से प्यार तो करता था, लेकिन मुनरी की जो मां थी वो गोधन से नफरत करती थी। मुनरी जानती थी कि गोधन के पंचलाइट जलाना आता है। अब भैया गोधन को पंचलाइट जलाना आता है, ये बात किसको मालूम था? मुनरी को मालूम था। ये बात सरदार को पता चलती है तो वह गोधन से पंचलाइट जलाने को कहता है। गोधन पंचलाइट जला देता है, जिससे पूरा टोला खुश हो जाता है। मुनरी की मां बहुत खुश हो जाती है और गोधन को मुनरी की मां ने खाने पर आमंत्रित करती है। इससे यह पता चलता है कि जरूरत पड़ने पर हर चीज की कमियां भुला दी जाती है। अब बताइए, मुनरी की मां गोधन से नफरत करती थी, लेकिन गोधन ने पंचलाइट जलाया, पूरा गांव खुश हो गया, सरदार भी खुश हो गया, तो उसकी मां भी खुश हो गई। एक मतलब अच्छाई से पूरी कमियों को भुला दिया गया। सोचिए, लोग बोलता है ना कि एक गलती से पूरी अच्छाई को भुला दिया जाता है, ऐसा होता है, मानता हूं, लेकिन इसके विपरीत भी हो सकता है मेरे भाई, तो याद रखा कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोगों ने कथा वस्तु भी कंप्लीट कर लिया। अब बच रहा है क्या? खंड काव्य। क्या बच रहा है? खंड काव्य। और अभी मैंने आपको बताया कि खंड काव्य आपके जिला के अनुसार, किसके अनुसार? आपके जिला के अनुसार तय कराया जाता है। अब जिला क्या है भैया आपका, तो आप जानते हो। जैसे मैं बलिया जिला से रहता हूं तो मुझे खंड काव्य पढ़ना है, तो आप जिस जिले में रहते हो उस जिले के खंड काव्य अलग अलग होते हैं और आप अपने ऑफलाइन टीचर से, स्कूल के टीचर से, कोचिंग के टीचर से पूछ सकते हो, ठीक है। यदि ऑफलाइन कोचिंग आप नहीं जाते हो, स्कूल भी जाना छोड़ दिए हो, तो आप कमेंट करके बताना अपने जिले का नाम, मैं आपको खंड काव्य बता दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक। चलिए, यदि कोई चीज की जरूरत है तो आप हमारे नंबर 73 49 83 18 32 पर मैसेज यानी कि व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, या टेलीग्राम पर भी मुझसे क्या कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, ठीक। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा, ठीक है ना। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मैं व्हाट्सएप पे ही आपसे कॉल करके बातें कर लूंगा, ठीक है ना। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। और भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा प्रत्येक दिन मिलती रहेगी। और मेरे भाई आप अपने दोस्तों से कह दो कि देवा सर क्लासेज पर तैयारी हो चुकी है शुरू, कहां भटक रहे हो, इन चैनल को शेयर करो मेरे भाई, ठीक है ना। चलिए, अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, कौन सा सब्जेक्ट पर किस टॉपिक पर वीडियो आना चाहिए, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, और कुछ और बताना था आपसे, क्या कोई और बातें करनी थी तो सोच लूं मैं। हाँ, एक बात और करनी है, आज से आपको डेली 3 वीडियो देखने के लिए मिलेंगी। कितनी? 3 वीडियो। एक वीडियो आपको सुबह में 7 बजे आएगा, सुबह में 7 बजे। कब आएगा? सुबह में, ठीक। एक वीडियो आएगा आपको शाम को 6 बजे, ठीक। और फिर एक वीडियो आएगा रात को 7:30 बजे। याद रखिएगा, तीनों समय, एक वीडियो सुबह में 7 बजे, एक वीडियो शाम को 6 बजे और एक वीडियो 7:30 बजे रात को। तो याद रखिएगा 3 वीडियो आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो यदि आप
इन तीनों वीडियो का नोटिफिकेशन अपने फोन में तुरंत पाना चाहते हो, मेरे तीनों वीडियो का लाभ तुरंत उठाना चाहते हो, वीडियो आया तुरंत आप देखना चाहते हो, तो मेरे भैया आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको यही काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसे दबा जरूर दीजिएगा और ऑल पे सेट कर दीजिएगा। जब ऑल पे आप सेट कर लेंगे तो गारंटी है मेरे भाई 100% की, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा वैसे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।